हेलो एवरीवन। वेलकम टू गेन स्टडीज। आज है 3 मई और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं मिशन सक्षम, देन किर्गिस्तान जो कंट्री है वो अभी न्यूज में रहा है, हम उसके बारे में देखेंगे। एक्सरसाइज प्रगति के बारे में देखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने हाल ही में मेन और वुमेन जो इंडिया में हैं उनसे रिलेटेड एक रिपोर्ट जारी की है, उसके बारे में देखेंगे। नाइट फ्रैंक्स वेल्थ रिपोर्ट 2026 के बारे में देखेंगे। देन हाल ही में एक टर्म ये काफी चर्चा में रहा है, गुबान, ये क्या है इसके बारे में देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे स्काई आइलैंड्स के बारे में कि किन रीजंस को स्काई आइलैंड कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मिशन सक्षम। यहाँ पर जो मिशन सक्षम है इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ सेक्टर वाइड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। और सेकंड, it mainly targets board members, senior management, head of risk, compliance and audit functions of urban cooperative banks। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है जो मिशन सक्षम है इससे संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहां पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं। रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर लॉन्च्ड मिशन सक्षम फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। यहां पर जो मिशन सक्षम है तो सक्षम का फुल फॉर्म है सहकारी बैंक क्षमता निर्माण। और ये एक सेक्टर वाइड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क है फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। इसके एम की बात करें तो इसका एम है टू एनहांस मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज, improve compliance culture and strengthen institutional resilience across urban cooperative banks. So it is a mission mode sector-wide and all India capacity building training initiative for urban cooperative banks under which the RBI will conduct a large number of training programs. इस प्रोग्राम के जो फीचर्स हैं अगर हम उनकी बात करें तो इसमें जो पार्टिसिपेंट्स का गोल है वो है 40 लाख इंडिविजुअल्स अक्रॉस द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स सेक्टर नेशन वाइड। इसके साथ ही या इसमें जो टारगेट ग्रुप है अगर हम उनकी बात करें तो इट टारगेट्स बोर्ड मेंबर्स, सीनियर मैनेजमेंट, हेड ऑफ रिस्क कंप्लायंस एंड ऑडिट फंक्शंस एंड द एम्प्लॉयज वर्किंग इन आईटी फंक्शंस एंड अदर क्रिटिकल एरियाज। तो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में न्यूज में रहा ये जो मिशन सक्षम है इसको लॉन्च किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और ये संबंधित है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग किर्गिस्तान। यहाँ पर जो किर्गिस्तान देश है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ लैंडलॉक्ड माउंटेनियस कंट्री लोकेटेड इन सेंट्रल एशिया। एंड सेकंड, इट शेयर्स बॉर्डर विद कजाकिस्तान एंड चाइना। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है ये जो किर्गिस्तान है इससे संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहां पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं।
आप देख सकते हैं। सो किर्गिस्तान जो है ये एक लैंडलॉक्ड माउंटेनियस कंट्री है इन सेंट्रल एशिया, and this country is bordered by the four nations: Kazakhstan from north, Uzbekistan from west, Tajikistan from south, and China from east. So it is occasionally referred as the Switzerland of Central Asia. यहाँ के क्लाइमेट की बात करें तो द क्लाइमेट इज कॉन्टिनेंटल एंड वेरीज अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड. द विंटर्स आर कोल्ड, ऑफन फ्रीजिंग, एंड द समर्स वार्म एंड सनी. साथ ही यहाँ के हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो द हाईएस्ट पॉइंट इन किर्गिस्तान इज विक्टोरिया पीक, स्टैंडिंग एट एन एलिवेशन ऑफ 7,439 मीटर्स. और किर्गिस्तान की जो कैपिटल सिटी है वो है बिस्केक. नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ कोल, ऑयल, नेचुरल गैस एंड यूरेनियम अलोंगसाइड डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड एंड रेयर अर्थ मेटल्स. सो अभी ये जो किर्गिस्तान है ये काफी न्यूज में रहा बिकॉज एससीओ की जो समिट है 2026 में उसका आयोजन किया जा रहा है किर्गिस्तान में. और अभी हाल ही में यहाँ पर जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग आयोजित की गई है. एससीओ की बात करें जिसे हम संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है फाउंडेड इन संघाई ऑन 15th of June 2001 by the 6 countries. और ये कंट्रीज हैं चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान. बाद में ये और एक्सपेंड होता गया जब इसमें इंडिया और पाकिस्तान ने एससीओ ज्वाइन किया 2017 में. वैश्विक स्तर पर देखें तो इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन द ज्योग्राफिक स्कोप एंड पॉपुलेशन, कवरिंग 3/5 of the Eurasian continent, 40% of the world population, and more than 20% of the global GDP. साथ ही आप ध्यान रखेंगे कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है स्ट्रेंथन करना रिलेशंस अमंग मेंबर स्टेट्स एंड ऑल्सो प्रमोट कॉपरेशन इन political affairs, economics and trade, scientific, technical, cultural, and educational spheres. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Exercise Pragati recently seen in the news is related to which of these? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा जो प्रगति नामक एक अभ्यास है वो इनमें से क्या है? आपके ऑप्शंस हैं नेवल एक्सरसाइज, बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज, बायलेटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज या फिर मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज. आपको बताना है हाल ही में जो प्रगति नामक एक्सरसाइज न्यूज में रही है वो इनमें से क्या है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. ये एक मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है. आप देख सकते हैं The Indian Army is set to host military delegations to the inaugural edition of the multilateral exercise जिसका नाम है प्रगति at the Foreign Training Node in Umroi, मेघालय. यहां पर ये जो टर्म है प्रगति इसका फुल फॉर्म है पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन रीजन. आप ध्यान रखेंगे ये एक मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है एंड इट इज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज विच विल बी हेल्ड इन उमरोई, मेघालय. पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज की बात करें तो इट इंक्लूड 11 फ्रेंडली कंट्रीज लाइक लाओस, म्यांमार, सेशेल्स, श्रीलंका, फिलीपींस, नेपाल, मालदीव्स, मलेशिया एंड वियतनाम. इसके साथ ही इसमें कंबोडिया और भूटान भी शामिल हैं. ये जो एक्सरसाइज है इट एम्स टू स्ट्रेंथन डिफेंस कॉपरेशन, एनहांस इंटरऑपरेबिलिटी एंड बिल्ड म्यूचुअल ट्रस्ट अमंग पार्टिसिपेटिंग नेशंस.
So it reflects a shared commitment to collective security and regional stability, and it is part of the India's growing defense engagement with its neighboring and Indian Ocean region nations, focusing on capacity building and shared operational capabilities. So ये जो एक्सरसाइज है इट सेंटर्स ऑन काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस emphasizing joint training and defense diplomacy. So it will mark a shift in the Indian Army training from bilateral to consortium style engagements. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. According to the publication Women and Men in India 2025, what is the sex ratio at birth at the all India level for the period 2021 to 2023? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है विमेन एंड मेन इन इंडिया 2025 नामक जो अभी हाल ही में एक प्रकाशन आया है उसके अनुसार 2021 टू 2023 की अवधि के लिए जो अखिल भारतीय स्तर पर भारत में जन्म के समय लिंगानुपात है वो कितना है या क्या है. आपके ऑप्शंस हैं 904, 910, 917 या फिर 925. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. सो ये है 917. आप देख सकते हैं. So the Ministry of Statistics and Program Implementation released the 27th edition of its publication titled Women and Men in India 2025 Selected Indicators and Data. So the report provides a comprehensive overview of the status of women and men in India, noting critical improvements in several demographic and socio-economic indicators. So the major highlight is that the sex ratio at birth has increased at all India level, indicating the improved survival of females, and the sex ratio at birth reached 917 in 2021-23, an improvement from 904 in the 2017 and 19 period. So this publication was released at the National Deliberative Summit on Data for Development on 29th of April in Odisha. And the report confirmed that gender parity has been successfully achieved across all levels of school education from primary to higher secondary level. आप ध्यान रखेंगे ये जो रिपोर्ट है विमेन एंड मेन इन इंडिया 2025 इसको रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने और ये 27th एडिशन है इस रिपोर्ट का. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. According to the Knight Frank's Wealth Report 2026, what is India's global rank in the terms of its ultra high net worth individual market? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि नाइट फ्रैंक की जो वेल्थ रिपोर्ट 2026 है उसके अनुसार अति उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों के बाजार के संदर्भ में जो भारत की वैश्विक रैंकिंग है वो क्या है. आपके ऑप्शंस हैं 3rd, 4th, 5th या फिर 6th. आपको बताना है नाइट फ्रैंक्स वेल्थ रिपोर्ट 2026 के अनुसार इंडिया की ग्लोबल रैंक क्या है इन अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल मार्केट. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. सो इसमें इंडिया की रैंक है 6th. आप देख सकते हैं. सो इंडिया रैंक्स एज द 6th largest
ultra high net worth individual market globally according to the Knight Frank's Wealth Report 2026. So between 2021 and 2026, India's ultra high net worth individual population grew by 63.4%. And India is now the sixth largest ultra high net worth individual market globally with 19,877 ultra rich individuals in 2026. So India's UHNWI population accounts for 2.8% of the global total, underscoring its increasing relevance in the global wealth landscape. While India ranks sixth in the UHNWI market, it ranks third globally in the number of billionaires, coming right after the United States and China. So, emerging urban centers like Hyderabad and Chennai are gaining ground, with Chennai's share notably rising from 1.3% in 2015 to 4.8% in 2026, indicating geographic decentralization of wealth. And the expansion is driven by the entrepreneurship, digitalization, private capital, and deepening capital markets. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following best describes the Guban in the context of Somali geography? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सोमाली भूगोल के संदर्भ में गुबान का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आपके ऑप्शंस हैं a permanent river originating from the Ethiopian highlands. Second, the highest mountain peak situated near the Kenyan border. Third, a narrow, arid coastal plain located in the extreme north, या फिर a vast belt of ancient dunes along the southern Indian Ocean coast. आपको बताना है, हाल ही में न्यूज में रहा ये जो टर्म है गुबान, ये क्या है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये एक नैरो एरिड कोस्टल प्लेन है लोकेटेड इन द एक्सट्रीम नॉर्थ। आप देख सकते हैं। So Guban is a distinct geographic feature of Somalia, specifically a narrow coastal plain located in the extreme north along the Gulf of Aden. So it is characterized by its arid conditions and high temperatures. Somalia's topography is varied. While much of it consists of flat plateaus, the northern region is more mountainous, containing ranges like Surud Kad, which is the country's highest peak. So in contrast, the southern coast of Somalia along with the Indian Ocean is known for a vast belt of ancient dunes that stretches for over 1,000 kilometers. And the permanent rivers, the Jujaba and Savile, are critical water sources originating in the Ethiopian highlands, but they flow through the southern alluvial plains rather than Guban. So Guban's harsh environment is a testament to the diverse ecological zones found within the Horn of Africa. इसके साथ ही सोमालिया की बात करें तो इसको ऑफिशियली फेडरल रिपब्लिक ऑफ सोमालिया के नाम से जाना जाता है। And it is the easternmost country in the continental Africa, stretches across the Horn of Africa, and it borders Ethiopia to the west, Djibouti to the northwest, Kenya to the southwest, the Gulf of Aden to the north, and the Indian Ocean to the east. So Somalia country has the longest coastline on Africa's mainland. और सोमालिया की जो कैपिटल है वो है मोगादिशु। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
The term sky islands, recently discussed in the context of biodiversity, is best described as which of these? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि जैव विविधता के संदर्भ में हाल ही में चर्चित शब्द जो स्काई आइलैंड्स है, इसको सबसे अच्छे तरीके से किस ऑप्शन में या किस प्रकार वर्णित किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिफिशियल फ्लोटिंग हैबिटेट्स क्रिएटेड फॉर इंडेंजर्ड माइग्रेटरी बर्ड्स। सेकंड, isolated mountain ranges surrounded by radically different lowland environments. Third, high altitude plateaus that remain above the cloud line throughout the year, या फिर islands formed by volcanic activity that have no connection to a continental shelf. और यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो स्काई आइलैंड्स होते हैं आइसोलेटेड माउंटेन रेंजेस सराउंडेड बाय रेडिकली डिफरेंट लो लैंड इन्वायरमेंट्स। आप देख सकते हैं। So sky islands are isolated mountain ranges surrounded by different environments, and this isolation mimics the condition of an oceanic island, preventing species from moving between mountains and driving the evolution of unique endemic species. So the Sola Sky Islands are primarily distributed across the states of Kerala, Tamil Nadu, and Karnataka. Prominent hill ranges containing these habitats include the Nilgiris, Annamalai Hills, Palani Hills, Baba Budangiri Hills, and Kudremukh, and the Agastya Malai ranges. So peaks such as Anaimudi and Dodabeta provide striking examples of solar grasslands ecosystem. And these regions are isolated from each other by lower valleys, giving rise to the term sky islands. So each isolated habitat patch often develops its own microclimate and unique biological communities, leading to high levels of species diversification and endemism. So ये जो स्काई आइलैंड्स हैं, दे आर यूनिक माउंटेन इकोसिस्टम लोकेटेड ऑन द हायर रीचेस ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन साउथ इंडिया। तो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।